वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं उष्मा हीट के बारे में और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रेलवे एग्जाम में जो है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साथ में ही आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लें वहाँ पर जो है इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आता है। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये जितने जितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी जो है आपके एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चन होंगे, जो कि सबसे बेसिक बुक होता है किन्हीं भी एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनमें आपका जो है पहला प्रश्न आपका क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जिसका हस्तांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा जो है उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। ये आपका जो है सही है। आपका ऊष्मा को जो है केल्विन में जो है व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका गलत है। ऊष्मा को जो है आपका केल्विन में नहीं, आपका कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। आपका व्यवहारिक जो है मात्रक जो है आपका कैलोरी है आपका। और SI मात्रक अगर पूछा जाए ऊष्मा का तो जूल होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए व्यवहारिक मात्रक तो आपके जो है कैलोरी होते हैं। और अगर पूछा जाए आपका SI मात्रक तो वो आपका जूल होता है। जबकि केल्विन जो है ये आपका ताप का SI मात्रक है। जो आपका केल्विन यहाँ पे था, आपका केल्विन जो है ये आपका ताप का जो है ये SI मात्रक है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका जो है सत्य है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। केवल एक जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। कथन आपका जो है एक सत्य है क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जिसका हस्तांतरण जो है दो निकायों के मध्य तापांतर के कारण एक निकाय से जो है दूसरे निकाय में होता है। और कथन दो आपका जो है सत्य था आपका, क्योंकि ऊष्मा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? आपका कैलोरी होता है। और SI मात्रक अगर पूछा जाए ऊष्मा का तो वो क्या होते हैं? जूल होता है। जबकि केल्विन जो है आपका ये ताप का जो है SI मात्रक है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, निम्न कथनों में से जो कौन सा कथन आपका असत्य है? ए में आपका है परत जो है अल्कोहल ऐसे द्रव हैं जिनका उपयोग अधिकांश कांच के द्रव जो है ताप मापियों में किया जाता है। यह आपका सही है। बी में आपके हैं सेल्सियस ताप मापक्रम फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। ये भी आपका करेक्ट है। सी में आपके हैं -273 पॉइंट जो है 15 डिग्री सेल्सियस का ताप परम ताप कहलाता है। यह आपका सत्य है। डी में आपके हैं तापमापी का उपयोग जो है करके ऊष्मा का मान प्राप्त किया जा सकता है। यह आपका गलत है। तापमापी का जो है उपयोग करके जो है ताप का जो है माप प्राप्त किया जा सकता है। तापमापी का उपयोग करके जो है आपका ताप का जो है माप जो है ताप का माप जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाले जो हैं आपके ऑप्शन डी आपका गलत है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। कथन आपका जो है डी आपका असत्य था क्योंकि तापमापी का उपयोग करके जो है ताप की एक माप प्राप्त होती है। कथन ए, बी और सी जो है आपका सत्य था। तापमापी में जो है पारित तथा जो है अल्कोहल का उपयोग कांच के जो है द्रव तापमापियों में किया जाता है क्योंकि इनमें आयतन तापीय प्रसार रेखीय होता है। किसी आदर्श गैस के लिए जो है सबसे न्यूनतम संभव तापमान जो है वो आपका कितना है? आपका -273 पॉइंट जो है 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे जो है परम ताप कहते हैं। याद रखिएगा, किसी आदर्श गैस के लिए जो है सबसे न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? आपका -273 पॉइंट जो है 15 डिग्री सेल्सियस होता है,
जिनको आपका जो है परम ताप कहते हैं। ताप का जो है कुछ पैमाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका आता है हमेशा, सेल्सियस से जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो इनको ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, केल्विन चेंज करना होगा, ये चेंज करना होगा। सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, याद रखिएगा इनको, आप इनको लिख लीजिए कहीं पे और इनको हमेशा याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। अतः उपरोक्त संबंध का प्रयोग करके जो है सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज करना हो या केल्विन चेंज करना हो तो आप इस तरीके से, इस फॉर्मूला से जो है आप आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में आपके हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका असत्य है। ए में आपका है डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रेशर जो होते हैं वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह आपका जो है करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपके बी में है प्रयोगशाला तापमापी का परास जो है प्रायः माइनस जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। सी में आपका है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। यह गलत है आपका। जो आपका प्रयोगशाला तापमापी है इनका प्रयोग जो है मानव शरीर का ताप मापने के लिए जो है नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए जो है आपका थर्मामीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। डी में आपका है डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह आपका जो है करेक्ट है, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर में जो है पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं, समझते हैं। दिए कथन जो है आपके सी थे वो आपका असत्य था, क्योंकि मानव शरीर का जो है ताप मापते समय थर्मामीटर को जो है मुंह से बाहर निकलवाना पड़ता है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जो है तभी ताप का पाठ्यांक लिया जा सकता है जब यह उस वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग जो है मानव के जो है शरीर का ताप मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। कथन ए, बी और जो आपके डी हैं वो आपका सत्य था। प्रयोगशाला तापमापी का परास जो है वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो प्रयोगशाला तापमापी है उनका परास कितना होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग जो है मानव शरीर का ताप जो है ज्ञात करने के लिए होता है आपका। इसके स्केल की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखिएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है पारे का जो है उपयोग किया जाता है, जबकि जो आपके डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनमें पारे का जो है उपयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उनमें क्या होता है, पारे का जो है उपयोग होता है, और जो आपके डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनमें पारे का जो है उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। ए में आपका है समान ताप वृद्धि के लिए जो है पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। यह आपका जो है गलत है आपका। बी में आपका है एल्युमिनियम को गर्म करने पर जो है इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है। ये भी आपके गलत है। सी में आपके हैं गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार जो है सबसे अधिक होता है। ये आपका सत्य है। गर्म करने पर जो है अन्य द्रवों की तुलना में जो है अल्कोहल का प्रसार जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन जो आपके सी राइट आंसर होंगे। और इनका जो है प्रसार कितना होता है लगभग आपका, तो याद रखिएगा 110 गुना जो है आपका 10 पावर जो है -5 प्रति जो है आपका केल्विन होता है आपका। चलिए इनकी व्याख्या को जो है अच्छे से समझते हैं एक बार हम लोग। कथन जो आपका सी था वो सत्य था। गर्म करने पर जो है अल्कोहल
का प्रसार जो है सबसे अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल का आयतन प्रसार गुणांक अन्य द्रवों की तुलना में जो है अधिक होता है। अल्कोहल का जो है आयतन प्रसार गुणांक होता है वो आपका लगभग कितना होता है, आपका 110 मल्टीप्लाई जो है 10 जो है -5 प्रति डिग्री जो है केल्विन होता है। वहीं पे आपके जो कथन आपका ए, बी और आपके जो है डी वो आपका असिद्ध था आपका। पारे का जो गुणांक पारे का जो आयतन होता है, आयतन प्रसार गुणांक, वो आपका कितना होता है, आपका 18 पॉइंट जो है 2 मल्टीप्लाई 10 जो है -5 प्रति डिग्री केल्विन होता है आपका। चूंकि पारे का आयतन प्रसार गुणांक अल्कोहल की तुलना में आपका जो है कम है, इसीलिए जो है समान ताप पर पारे का आयतन में अल्कोहल की तुलना में कम वृद्धि होती है। अगर एल्यूमिनियम का बात करें, एल्यूमिनियम का जो है आयतन प्रसार गुणांक कांच से अधिक होता है, इसलिए गर्म करने पर एल्यूमिनियम जो है उनका प्रसार कांच से जो है अधिक होता है। सामान्य ताप पर जो है ठोसों तथा जो है द्रवों की अपेक्षा गैसों में अपेक्षाकृत अधिक प्रसार होता है। याद रखिएगा, सामान्य ताप पर जो है ठोसों तथा जो है द्रवों की अपेक्षा में जो गैस होते हैं उनमें अपेक्षाकृत जो है अधिक प्रसार होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है आपका, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में जो है वरीयता दी जाती है, क्योंकि इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का जो है द्रवांक वो आपका निम्नतर होता है। जो अल्कोहल होते हैं उनका जो है द्रवांक जो होते हैं वो जो है आपका न्यूनतम होता है आपका। इसी वजह से जो है ठंडे देशों में जो है पारा के स्थान पर जो है अल्कोहल को तापमापी के रूप में जो है द्रव के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। इनके व्याख्या को जो है देखते हैं हम लोग। ठंडे देशों में जो है पारा के स्थान पर अल्कोहल को जो है तापमापी द्रव के रूप में जो है वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो होते हैं वो आपका निम्नतर होता है। द्रवांक निम्नतर होने के कारण से जो है इनका हिमांक काफी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफी नीचे का तापमान हो जाने के पर भी जो है यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में पारे की अपेक्षा जो है अल्कोहल तापमापी अधिक उपयोगी होता है। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है आपका, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। तो जल के जो आयतन होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से जो है गिराकर आपका 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आयतन पहले घटेगा और जो है बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर जो है 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले क्या होगा, घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। जल का तापमान जो है वो आपका 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर जो है आपका 3 डिग्री सेल्सियस करने पर जो है आयतन पहले क्या होगा, घटता है तथा जो है बाद में क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि जल असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी वजह से वहीं पर अगर जब जल को अगर 9 डिग्री सेल्सियस से आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा, आपका घटता है तथा जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। जब जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस करने पर जो आयतन पहले क्या होगा, घटता है तथा जो बाद में क्या होगा, बढ़ता है। जब जल को 9 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन जो है वो क्या होता है, घटता है तथा जो है 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं,
झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर भी तली पर बर्फ नहीं जमती है। यह आपका जो है सत्य है। कारण R में है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ये भी आपके करेक्ट है। और जो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अगर अधिकतम होता है तो इसी वजह से जो है आपका झील की सतह पर जो है बर्फ जम जाने पर भी जो है तली पर जो है बर्फ नहीं जमता है। तो जो है आपका R वो जो है A का सही स्पष्टीकरण है आपका। तो यहाँ से जो है चलिए देखते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सही है तथा जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। ठंडे प्रदेशों में जो है सर्दियों के दिनों में वायुमंडल का ताप 0 डिग्री से कम होता है तथा जो है वायुमंडल का ताप घटने के कारण से जो है झीलों की ऊपरी सतह पर ताप जो है घट जाता है, जिसके कारण जो है सतह का जल भारी होकर नीचे चला जाता है तथा जो नीचे का जल ऊपर आता रहता है। यह प्रक्रिया जो है तब तक चलती है जब तक कि पूरे जल का ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है नहीं गिर जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है तथा जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसके बाद जो है जब झील की सतह के जो है जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। बर्फ ऊष्मा का जो है कुचालक होती है, अतः बर्फ की परत के नीचे जल की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है और जल का ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जिस कारण झील की सतह पर बर्फ जम जाने पर भी तली पर जो है बर्फ नहीं जमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के संबंध में निम्न कारणों पर विचार कीजिए। एक में आपका है इसका उपयोग जो है स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में जो है किया जाता है। यह आपका सही है आपका। यह जो है गर्मियों में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होता है। ये भी आपके सत्य हैं। थर्ड में आपका है इसका उपयोग जो है सिकाई की बोतल में नहीं किया जा सकता है। ये गलत है आपका। इसका उपयोग जो है सिकाई की बोतल में जो है किया जा सकता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण से जो है इसका उपयोग जो है सिकाई के लिए जो है किया जाता है आपका, याद रखिएगा। तो ये वाले जो है आपका क्या है आपका गलत है आपका। तो यहाँ पूछा गया उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सत्य हैं, तो केवल 1 और 2 आपका सत्य है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं। जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के संबंध में कथन जो है आपका 1 और 2 जो है सत्य है आपका। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में जो है अधिक होता है। जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है अन्य पदार्थों की तुलना में जो है क्या होता है आपका अधिक होता है, जिस कारण जो है इसका ऊष्मा धारिता भी जो है उच्च होती है, जिस कारण जल का उपयोग शीतलक के रूप में जो है स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में जो है किया जाता है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता के कारण ही जो है गर्मियों में समुद्र से दूर थल का ताप सूर्य से ऊष्मा लेकर तेजी से बढ़ता है, जबकि समुद्र के जल का ताप बहुत धीरे धीरे जो है बढ़ता है। फलस्वरूप जो है समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं ठंडी होती है। कथन आपका जो है 3 वो आपका सत्य था, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण जो है इसका उपयोग सिकाई की बोतल थैलियों में जो है भरकर सिकाई के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा जो है द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यह आपका जो है सही है आपका। सेकंड में आपका है वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं।
यह आपका गलत है। वाष्पन किनको बोलते हैं? द्रव अवस्था से जो है आपका वाष्प में, यहाँ पे क्या होगा, द्रव अवस्था से अगर वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग वाष्पन कहते हैं। थर्ड में आपका है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना क्वथनांक कहलाता है। यह आपका जो है गलत है। किसी स्थिर ताप पर जो है पदार्थ का द्रव अवस्था से जो है गैस अवस्था में जो है परिवर्तन आपका जो है क्वथन कहलाता है, और जिस ताप पर जो यह क्रिया संपन्न होती है उनको जो है आपका क्वथनांक कहते हैं। तो ये वाली भी जो है आपके गलत है। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है? तो केवल ए आपका जो है सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। स्थिर ताप पर जो है पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है, तथा जो है जिस ताप पर क्रिया संपन्न होती है गलनांक कहते हैं। गलनांक पर ठोस तथा जो है द्रव अवस्था तापीय साम्य होती है। तो याद रखिए गलनांक किसको बोलते हैं? जिस ताप पर जो है आपका पदार्थ का ठोस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन, यह आपका जो है गलन कहलाता है, और जिस ताप पर जो है यह क्रिया संपन्न होती है उनको क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। स्थिर ताप पर जो है पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन आपका क्वथन कहलाता है आपका, और जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है उनको जो है आपका क्वथनांक कहते हैं। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी पदार्थ का जो है ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे जो है पहुंचना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तथा द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन आपका वाष्पन कहलाता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। गलनांक किसको बोलते हैं, क्वथनांक किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, और वाष्पन किसको बोलते हैं। गलनांक किसको बोलते हैं? पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जिस ताप पर जो है क्रिया संपन्न होता है उनको गलनांक बोलते हैं। पदार्थ का जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, याद रखिएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में होगा तो गलनांक होगा, वहां पे द्रव में होगा तो गलना होगा, और जहाँ पे आपका द्रव अवस्था से जो है गैस अवस्था में परिवर्तन होगा वहां पे आपका क्या होगा? क्वथनांक होगा। द्रव अवस्था से क्या? गैस अवस्था में। और जहाँ पे आपका जो है पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचता है उनको जो है आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है वो आपका, और द्रव का वाष्प में अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपके हैं निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में आपके हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। यह आपका जो है सही, आपका ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो आपका घटता जाता है। कारण आर में है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ जाता है। यह गलत है आपका। ऊंचाई के साथ में जो है आपका वायुमंडलीय दाब नहीं बढ़ता है, वो आपका जो है घटता है। आपका क्या होता है? आपका घटता जाता है। इन बातों का आप याद रखिएगा। ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय जो दाब होता है वो घटता जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। केवल ए आपका सही है और किंतु आर जो है आपका गलत है। तो इन बातों को याद रखिएगा। दाब में वृद्धि के साथ साथ जो है क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? आपका घटता है, जिसके कारण से जो है समुद्र तल की तुलना में ऊंचाई पर जल का क्वथनांक क्या होगा? आपका घट जाता है।
तो याद रखिएगा, दाब में वृद्धि होगा तो साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ेगा आपका, और ऊंचाई में वृद्धि होगा तो आपके वायुमंडलीय दाब क्या होंगे, आपके घटेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं, उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण क्या है? उबलते जो जल होते हैं उनकी तुलना में आपका जो है उनका भाप जो होता है वो आपका प्राय अधिक गंभीर जो है जलन देता है, इसका कारण क्या है? इनका कारण है वाष्पन की जो है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, वाष्पन की जो है गुप्त ऊष्मा। उबलते उबलते जल की तुलना में जो है उसी ताप की भाप प्राय जो है अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण भाप की जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। किसी द्रव के जो है एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका मान जो है गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। इसका मान जो होता है वो आपका गलन की जो है गुप्त ऊष्मा से जो है अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है लकड़ी की तुलना में जो है लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसी वजह से। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। ठंड के दिनों में जो है लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूते हैं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है तथा लोहे में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा जो है शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन आपका सही है? एक में आपका है उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के जो है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है, ये भी आपका जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके समुद्र की ओर से थल पर आने वाली वायु थल समीर कहलाती है, ये आपका गलत है। समुद्र की ओर से जो है थल पर आने वाली वायु थल समीर नहीं कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। क्या कहलाती है? समुद्र समीर। तो यहाँ पे जो है आपका 3 गलत है आपका, और 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते हैं। उष्मा सदैव जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात उष्मा गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की ओर जो है प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है, कंडक्शन जो है कहलाती है। चालन में जो है उष्मा स्थानांतरण पदार्थ के कणों द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट आपका कथन थर्ड जो था आपका वो आपका गलत था, क्योंकि समुद्र की ओर से जो है थल पर आने वाली वायु यह जो है समुद्र समीर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण निम्न में से जो है किनमें जो है हो सकता है? संवहन द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण इनमें से जो है किसमें हो सकता है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन सी होंगे, गैस एवं जो है द्रव में हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। गैस तथा द्रव में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, क्योंकि संवहन की प्रक्रिया में उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थान से जो है निम्न ताप वाले स्थान की ओर जो है माध्यम से कणों की सहायता से इस प्रकार होता है कि माध्यम के कण उष्मा ग्रहण करके जो है स्वयं एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
तो याद रखिएगा, गैस तथा जो है द्रव में उष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन द्वारा जो है होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि गैस से जो है द्रव में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है आपका, तो वो है संवहन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, घरों में प्रणोदित वायु तापन निकाय, मानव परिसंचरण तंत्र तथा जो है स्वचालित वाहनों के इंजनों के शीतलन निकाय प्रणोदित संवहन निकायों के जो है उदाहरण हैं। यह आपका जो है सत्य है। सेकंड में आपके हैं, व्यापारिक पवनें प्राकृतिक संवहन का उदाहरण नहीं है। यह आपका गलत है। जो आपका व्यापारिक पवनें हैं, यह आपका जो है प्राकृतिक संवहन का एक जो है उदाहरण है आपका। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इनका जो है व्यापारिक पवनें जो हैं, ये प्राकृतिक संवहन का जो है उदाहरण है। ये पवनें जो हैं पृथ्वी पर उत्तर से पूर्व से विषुववृत्त की ओर जो है बहती है। ये जो कहाँ से बहती है, ये उत्तर पूर्व से जो है विषुवत वृत्त की ओर जो है यह बहती है आपका। तो याद रखिए, व्यापारिक जो पवनें हैं, यह आपका प्राकृतिक संवहन का उदाहरण है। यह उत्तर पूर्व से जो है विषुवत वृत्त की ओर जो है बहती है। तो यहाँ पे जो है सेकंड वाले गलत हैं। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है, तो केवल एक आपका सत्य है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, ऊष्मीय विकिरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, ऊष्मीय विकिरण को स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपका सत्य है। जो आपके ऊष्मीय विकिरण होते हैं, उनका स्थानांतरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। सेकंड में आपके हैं, सभी तप्त पिंड जो है वो आपका विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये भी आपके करेक्ट है। सभी जो तप्त पिंड हैं वो आपका जो है विकिरण ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। इनके और भी आपके जो है ऑप्शन है, चलिए उनको देखते हैं आपका। थर्ड में आपका है, विकिरण के द्वारा ही जो है सूर्य से उष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। ये भी आपका जो है करेक्ट है। फोर में आपका है, ऊष्मीय विकिरण की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में जो है कम होती है। यह आपका जो है रॉन्ग है। जो आपके ऊष्मीय विकिरण है, इनका जो है चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जो आपके ऊष्मीय विकिरण है, इनका जो है चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। याद रखिएगा, कम नहीं होता है, आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो 1, 2 और 3 आपका सत्य था आपका। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। उसमें विकिरण से संबंधित कथन में जो है आपका 1, 2 और 3 सत्य था। विकिरण उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें जो है उष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। इस विधि में उष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। विकिरण के द्वारा जो है सूर्य से उष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक जो है पहुंचती है। किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जो है अपने ताप के विकिरण के रूप में जो है उत्सर्जित ऊर्जा को ऊष्मीय विकिरण जो है कहते हैं। यह ऊर्जा प्रत्येक वस्तु द्वारा परम शून्य से अधिक ताप पर उत्सर्जित होती रहती है, अर्थात सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। जितने भी हैं तप्त पिंड, ये जो है आपका विकिरण ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। उनके बाद कथन आपका जो है 4 में आपका जो असत्य था, क्योंकि निर्वात में जो है जो आपका उसमें विकिरण होता है, उसमें विकिरण की चाल जो होती है
उसमें विकिरण की चाल जो होती है वो आपका प्रकाश की चाल के बराबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके हैं, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये जो किस कारण से होता है आपका, ए में है संचालन द्वारा, बी में है संवहन एवं विकिरण द्वारा, सी में है आपका ए और बी दोनों, और डी में आपके हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों के द्वारा, संचालन द्वारा, संवहन एवं जो है विकिरण द्वारा। इनके द्वारा जो है उष्मा की कोई हानि अथवा जो है प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं। थर्मस फ्लास्क में जो है लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसमें जो है संचालन, संवहन एवं जो है विकिरण के द्वारा उष्मा की जो है कोई हानि अथवा जो है प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट आपके हैं, थर्मस बोतल या फ्लास्क एक ऐसी युक्ति है जो बोतल की अंतर्वस्तु तथा जो है बाहरी परिवेश के बीच उष्मा स्थानांतरण को निम्नवत जो है कर देती है। यह दोहरी दीवारों का कांच का बर्तन होता है जिसकी भीतरी तथा जो है बाहरी दीवारों पर चांदी का लेप होता है। भीतरी दीवारों से विकिरण परावर्तित होकर बोतल की अंतर्वस्तु में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार बाहरी दीवार भी बाहर से आने वाले सभी विकिरणों को जो है वापस कर देती है। दीवारों के बीच के स्थान को निर्वातित करके चालन तथा जो है संवहन द्वारा होने वाले उष्मा क्षय को घटाया जाता है। अतः थर्मस फ्लास्क में संचालन, संवहन, विकिरण द्वारा जो है कोई उष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। याद रखिएगा, दीवारों के बीच के स्थान को जो है निर्वातित करके जो है चालन तथा जो है संवहन द्वारा होने वाले उष्माक्षय को जो है आपका जो है घटाया जाता है ताकि थर्मस फ्लास्क में जो है संचालन, संवहन, विकिरण द्वारा जो है कोई उष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ए में आपका है, कृष्ण पिंड विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा जो है उत्सर्जन हल्के वर्णों के पिंडों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह आपका जो है करेक्ट है। बी में आपके हैं, वीन के जो है नियम से चंद्रमा के ताप का अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी आपके करेक्ट हैं। सी में आपके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कोई भूमिका नहीं निभाती है। ये आपका जो है गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपके जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो इफेक्ट में जो है भूमिका निभाती है। डी में आपके हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है रेगिस्तान का प्रसार होता है। ये भी आपके जो है सही है। तो केवल जो है यहाँ पे पूछा गया असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन आपके जो है सी आपके असत्य हैं। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल आदि जो है उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं उनमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल, ये सभी जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। कथन ए, बी और जो है डी ये कथन आपका सत्य था। कृष्णपिंड स्वयं पर जो है आप सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को जो है अवशोषित कर लेते हैं तथा जो है ये अच्छे अवशोषक तथा जो है उत्सर्जक होते हैं। वीन के विस्थापन नियम के द्वारा जो है आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, तारे तथा जो है चंद्रमा के तापों का निर्धारण किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है मानव जीवन, पौधों तथा जो है जानवरों को खतरा है। इसके कारण से जो है बर्फ छत्रक तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र तल ऊपर जा रहा है तथा इसके प्रभाव से जो है आपका
रेगिस्तान का प्रसार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से जो है किसके संरक्षण पर जो है आधारित है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम पर जो है आधारित आपका है उष्मागतिकी का नियम। याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में सक्षम किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा U तथा निकाय के द्वारा जो है किए गए बाह्य कार्य W के योग के तुल्य होता है। Q बराबर जो है आपका डेल्टा U प्लस W। इनको याद रखिएगा। जो आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अनुसार जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित जो है यह आपका नियम है। आपका उष्मा बराबर जो होते हैं वो आपका ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U और प्लस आपका जो है बाह्य कार्य उनके योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका है उष्मागतिकी का जो है प्रक्रम दिया गया है और सूची 2 में जो है आपका भौतिक राशियां दी गई है। तो चलिए इनका मिलान करते हैं आपका। ए में आपके हैं समतापीय प्रक्रम। ये जो है समतापीय प्रक्रम, ये भौतिक राशि इनका कौन सा है आपका, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएंगे स्थिर ताप। और बी में आपके हैं समदाबीय प्रक्रम। इनका होगा आपका स्थिर दाब भौतिक राशि। और सी में आपके हैं समआयतनिक प्रक्रम। इनका जो आपका होगा वो आपके हो जाएंगे स्थिर आयतन। और डी में आपके हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। इनका होगा आपका उष्मा का प्रवाह नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ए का 2 होगा आपका, बी का 1 और सी का आपका हो जाएगा 4, डी का आपका होगा 3। तो 2, 1, 4, 3। चलिए इनका जो है सही आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इनका जो राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3 वो ऑप्शन बी में आपका है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है अच्छे से समझते हैं। यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे तो ऐसा प्रक्रम जो है वो आपका समतापीय प्रक्रम कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा जाए समतापीय प्रक्रम क्या होता है। किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहे तो ऐसा प्रक्रम जो है आपका समतापीय प्रक्रम कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट, यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहे तो उसे जो है आपका समदाबीय प्रक्रम कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, समदाबीय प्रक्रम पूछा जाए तो किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान जो है दाब अगर स्थिर रहे तो उसे जो है आपका समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट आपका है यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान आयतन स्थिर रहे तो ऐसे प्रक्रम को जो है आपका समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट आपका है यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान जो आपके उष्मा है वो आपका स्थिर रहे तो ऐसे प्रक्रम को जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है उष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप जो है उष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जाता है। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में
रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं प्रशीतक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं आपका। प्रशीतक तथा जो है उष्मा इंजन की क्रियाविधि में जो है समानता पाई जाती है। ये आपका गलत है, क्योंकि प्रशीतक जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, वो आपका शीतल स्थान से उष्मा लेकर तप्त स्थान को देता है आपका। और जहाँ पर कि उष्मा जो इंजन है आपका, यह जो है उष्मा को यांत्रिक कार्य में जो है रूपांतरित करता है। ये उष्मा इंजन जो है, ये उष्मा को जो है यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करता है। और जो आपके प्रशीतक हैं, ये शीतल स्थान से जो है उष्मा लेकर तप्त स्थान को देता है। तो दोनों का जो है कार्य विधि जो है आपका अलग अलग है। यहाँ पूछा गया उपरोक्त में से जो है कौन से कथन आपका सही है। तो ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा, 1 और 2, ये दोनों ही आपके जो है सही हैं। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं अच्छे से। उष्मा इंजन वह युक्ति है जिसके द्वारा जो है उष्मा को अविरत कंटिन्यूअस रूप से जो है यांत्रिक कार्य में रूपांतरित किया जाता है, तथा उष्मा इंजन में उष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उष्मा इंजन की दक्षता जो है कभी भी 100% नहीं हो सकती है। कथन आपके जो 3 थे वो गलत थे आपके। क्यों? क्योंकि प्रशीतक जो होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर, वो आपका जो है शीतल स्थान से उष्मा लेकर तप्त स्थान को देने की युक्ति है, जबकि जो उष्मा इंजन है वो आपका उष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करता है। अतः दोनों का जो है कार्य विधि क्या है आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपके हैं प्रशीतक में उपयोग होने वाले जो है गैस कौन से हैं। प्रशीतक में जो है आपका फ्रियोन गैस जो है उपयोग होता है आपका। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। प्रशीतक में जो है फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे जो है कार्यकारी पदार्थ भी कहते हैं। कार्यकारी पदार्थ किसको बोलते हैं आपका? फ्रियोन को बोलते हैं। याद रखिएगा फ्रियोन गैस को, जो कि आपका प्रशीतक में जो है यूज होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपके हैं केल्विन प्लांक का जो है प्रकथन बताता है कि, जो आपके केल्विन प्लांक का प्रकथन है वो क्या बताता है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। किसी उष्मा भंडार से उष्मा का अवशोषण करना तथा जो है उस उष्मा का पूर्णतया जो है कार्य में रूपांतरित करना किसी भी प्रक्रम द्वारा जो है संभव नहीं है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। केल्विन जो है, केल्विन प्लांक के अनुसार जो है ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो कि किसी स्रोत से उष्मा लेकर उस उष्मा को जो है पूर्णतया जो है कार्य में रूपांतरित कर दे। यह आपका केल्विन प्लांक के अनुसार है आपका। तो याद रखिएगा केल्विन प्लांक के अनुसार जो है ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो कि किसी स्रोत से उष्मा लेकर जो है उस उष्मा को पूर्णतया कार्य में जो है रूपांतरित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपके हैं कार्नो इंजन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्नो इंजन से संबंधित जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपके हैं समान तापों के मध्य कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से जो है अधिक नहीं हो सकती है। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर नहीं करती है। ये भी आपके करेक्ट हैं। उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं आपका। कार्नो इंजन वास्तविक इंजनों के सभी दोषों से मुक्त होता है तथा जो है इसकी दक्षता जो होती है वो आपका 100% जो है होती है। दो तापों के बीच जो है कार्यरत किसी भी इंजन की दक्षता जो है कार्नो इंजन की दक्षता से जो है अधिक नहीं हो सकती है। कार्नो इंजन की दक्षता जो है गैस द्वारा प्रति चक्र में
किए गए कार्य तथा जो है स्रोत से ली गई ऊष्मा के अनुपात पर निर्भर करती है। यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर नहीं करती है। याद रखिएगा, कार्नो इंजन की दक्षता जो है गैस द्वारा प्रति चक्र में किए गए कार्य W तथा जो है स्रोत से ली गई ऊष्मा Q के अनुपात पर जो है निर्भर करता है। यह जो है आपका कार्यकारी पदार्थ की जो है प्रकृति पर जो है निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपके हैं, गैसों के अनुगति सिद्धांत के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है, गैस के अणु एक दूसरे से और धारक पात्र की दीवारों से जो है संघटन करते रहते हैं। यह आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, गैस के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये भी आपके जो है सत्य हैं। जो गैस होते हैं उनके अणुओं की जो है कुल गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। थर्ड में आपके हैं, गैस के अणुओं का संवेग जो है संरक्षित नहीं रहता है। यह आपका जो है गलत है, क्योंकि गैस के जो है अणुओं का जो है कुल संवेग भी जो है आपका संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाले गलत है और 1 और 2 जो है आपका सही है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, 1 और 2 जो है आपका सही है। चलिए इनके व्याख्या को जो है अच्छे से समझते हैं। आदर्श गैस के अणु परस्पर तथा जो है पात्र की दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं। ये टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। आदर्श गैस के जो अणु होते हैं परस्पर तथा जो है पात्र की जो है दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं। ये टक्करें जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। याद रखिएगा, गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। जो गैस के अणु होते हैं उनके मध्य जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है कार्य नहीं करता है। अतः जो है संपूर्ण गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अर्थात गैस के अणुओं की जो है कुल गतिज ऊर्जा क्या होता है आपका संरक्षित रहती है। गैस के जो है अणुओं का जो है कुल संवेग भी जो है आपका क्या होता है आपका संरक्षित रहता है। याद रखिएगा, जो आपके गैस होते हैं गैस के अणुओं का जो है कुल गतिज ऊर्जा जो है ये भी संरक्षित रहता है और उनका जो है कुल संवेग जो होते हैं वो भी जो है आपका संरक्षित रहता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन आपके जितने भी यहाँ पे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी जो है एनसीईआरटी बुक्स लिए गए हैं। तो आप एक बार जरूर इसको देखिएगा पूरा वीडियो को, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अच्छा लगेगा हमको भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।